गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का ज्ञान सुधा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम पिछले वीडियो लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज उसका सेकंड लेक्चर ले रहे हैं, जो कि मेसोलिथिक कल्चर यानी मध्य पाषाण काल, अर्थात भारत में जो स्टोन एज था, पाषाण काल था, उस पाषाण काल का दूसरा चरण मेसोलिथिक एज भारत में क्या था, कैसा था, कहां था, क्या इसकी विशेषताएं रही और इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी और पीएससी के केस में क्या क्या आते हैं, सिविल सर्विसेज में कैसे आते हैं और कोई अगर अन्य एग्जाम्स हैं तो उनमें कैसे आते हैं। तो पहले हम इसको मेसोलिथिक काल, मैंने आपको पहले बताया था कि हम पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पहले पिलियोलिथिक एज यानी पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल। इसको करने से पहले हमने पहले लेक्चर में जो बात की थी, उनको मैं थोड़ा 2-4 मिनट में रिकैप कर लूं, एक बार जरा उसका पुनरावृत्ति कर ली जाए। वो ये है कि मानव का जो विकास हुआ, मानव का विकास जीवों के एक निरंतर विकास की प्रक्रिया रही और जीवन का जो विकास हुआ, उस विकास का हम चरमोत्कर्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीव के रूप में, जिसका की दिमाग था, जिसको हम क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं, वो मानव के पास था। इसलिए मानव एक ऐसा जीव बन गया जिसका ब्रेन सबसे डेवलप था, इसलिए जिसने कल्चर डेवलप किया और ओवरऑल जिसका इतिहास लिखा गया या जिसने इतिहास रचा। यहां पर मैं चर्चा करूंगा कि हम जब जीवन के विकास की बात करते हैं, विकास क्रम की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको यहां पर पहले बताया था कि मानव का विकास इस रूप में हुआ है। मानव का उद्भव ये कपि से हुआ। कपि से हुआ यानी कि नर वानर गण भी कह सकते हैं, जिसको प्राइमेट्स बोलते हैं। तो एक कपि से मानव का विकास होता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि अफ्रीका से ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस का उदय हुआ और उसे ही अफ्रीका के उस मानव को, कपि और मानव के बीच का जो एक वो जीव था जिसमें कपि के लक्षण भी थे और मानव के लक्षण भी आ गए, उसे हम मानव का मूल पूर्वज कहते हैं, जो अफ्रीका में हुआ। उसके बाद अफ्रीका से इसका विकास हम होमो हेबिलिस के रूप में देखते हैं और फिर होमो इरेक्टस के रूप में, तो ये यूरोप में भी आ गया और एशिया के कई भागों में आ गया और धीरे धीरे इसी से होमो सैपियंस का विकास हुआ। ये निरंतर विकास की प्रक्रिया हम इसमें देख सकते हैं और इसी प्रक्रिया को हम इस रूप में समझ सकते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि ये फिजिकल चेंजेस भी इसमें आ रहे हैं और किस तरह से ये हथियार, यहां देखिए इसके कपड़े, इसके जो बॉडी है, बॉडी पर कोई कपड़े नहीं है। धीरे धीरे ये जानवरों की छाल पहन रहा है और किसी तरह का इसने कोई वेपन हाथ में लिया हुआ है, कोई हथियार हाथ में है, औजार हाथ में है और धीरे धीरे आप लास्ट में आकर देखते हैं कि ये जो होमो सेपियंस है, ये होमो सेपियंस कोई चित्र बना रहा है। क्रिएशन मानव का एक सबसे विलक्षण बिंदु है, विलक्षण विशेषता है और यहां से जब उसने पेंटिंग करनी शुरू की, अभी मैं आपके पास आऊंगा यहां पे, जब हम बात करते हैं स्पेन के अल्तामीरा की पहाड़ियों की या उसकी जो गुफाएं हैं, उन अल्तामीरा में सबसे पहले हमको ऐसे केव पेंटिंग्स मिलती हैं। जब हम अपने यहाँ भारत की बात करते हैं तो भारत में भोपाल के पास में भीमबेटका है, जिसके भी चर्चा करेंगे। वहां पर इस तरह के चित्रकारी मानव द्वारा किए जाने के प्रमाण मिले हैं। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, सभी तरह के एग्जाम से पूछा जाता है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल के पास में यानी एमपी में स्थित है। और ये पूछा जाए कि ये किस काल की चित्रकारी इसमें है, तो मध्य पाषाण काल की मुख्य रूप से चित्रकारी है और इसका जो उत्कर्ष है इस चित्रकारी का, वो उच्च पुरापाषाण काल से शुरू होता है। यानी पेंटिंग, क्रिएशन जो है, वो क्रिएशन हमारा होमो सैपियंस के काल में ही, इस काल में ही शुरू हुआ है मूल रूप से। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इसी को रिकैप करते हुए कि किस तरह से मानव की संस्कृति का, क्योंकि ये इतिहास का वो हिस्सा है जहां पर किसी प्रकार का हमारे पास लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो हमारे पास जो दस्तावेज उपलब्ध हैं वो आर्कियोलॉजी की बेसिस पर है, पुरातत्व विज्ञान के बेसिस पर है। इसीलिए इस इतिहास की जानकारी हमें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से मिलती है। हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में ये जो पाषाण काल की जानकारी है, ये हमें 19वीं शताब्दी में, और वो भी विशेष रूप से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में मिलती है। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल आया, पिलियोलिथिक पीरियड, फिर मेसोलिथिक पीरियड, फिर नियोलिथिक पीरियड, फिर चैल्कोलिथिक पीरियड। और इस चैल्कोलिथिक पीरियड का मतलब यह है कि यहां पर
कॉपर यानी पहली बार किसी धातु का प्रयोग मानव ने किया। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहली बार किस धातु का प्रयोग किया गया, तो कॉपर आएगा। ठीक है, कॉपर यानी कि ताम्र। और इसके उपरांत जो अगली स्टेज आती है वो है आयरन एज। दरअसल मैंने ये बात पहले भी की थी कि इतिहास में हम बदलावों का अध्ययन करते हैं, परिवर्तन क्या हुए। तो परिवर्तन क्या हुए, ये आप देख रहे हैं, एक पत्थर की क्रांति हुई। ये पूरा काल सबसे लंबा काल है, करीब 2 लाख साल से ज्यादा का काल है ये। इसमें पत्थरों की दुनिया है, ये पाषाण काल। और ऐसा नहीं, पत्थर आज भी हमारे जीवन में प्रयुक्त होते हैं। दूसरी बात देखते हैं, ये चैल्कोलिथिक काल में आते आते पहली बार धात्विक क्रांति होती है। जब हम आयरन एज में आते हैं, यानी जिसको हम अपने यहाँ पर उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में भारत में जो लौह क्रांति का युग है वो प्रारंभ होता है। और ये क्रांति जब शुरू हुई तो ये तब से लेकर आज तक हमारे साथ लोहा, आयरन एंड स्टील हमारे साथ साथ चल रहा है। और आज की क्रांति को हम कंप्यूटर युग की क्रांति कहते हैं। दिस इज कंप्यूटर एज। तो इस तरह से ये जो हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं मानव के विकास का, न केवल भारत में, ये पूरी दुनिया में इसी तरह से हुआ। अब इसी संदर्भ में आते हैं, ये बात हम पहले कर चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा मैं रिपीट करते हुए चल रहा हूं कि पूरा पाषाण काल, पूरा स्टोन एज जो मुख्य रूप से होमो सैपियंस का काल है, इसको हमने 3 भागों में बांटा, प्लेओलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। जब हम प्लेओलिथिक एज, क्योंकि इसका सबसे लंबा काल है, ये सबसे लंबा काल है। एक बात इतिहास में, इस काल के खास करके इतिहास में ये बात आती है कि जो इकोलॉजिकल चेंजेस हुए, जो क्लाइमेटिकल चेंजेस हुए, जलवायु परिवर्तन हुए, उन जलवायु परिवर्तनों ने भी मानव के इतिहास को प्रभावित किया। ठंडा बहुत ज्यादा था तो हीट बढ़ने लगी। जब हीट बढ़ने, आप सब जानते हैं कि अगर हम साइबेरिया में जाते हैं तो वहां मानव के जीने की जो स्थितियां हैं वो प्रतिकूल हैं, इसलिए वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम आएगी। जिन जिन इलाकों में, जिन जिन जगहों पे, जिन जिन भौगोलिक क्षेत्रों में मानव के लिए जीने की जो स्थितियां हैं वो अनुकूल होंगी, वहां पर उसके विकास की संभावनाएं ज्यादा होंगी। तो ये पूरा पाषाण काल है। और इस पूरा पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, लोअर प्लेओलिथिक एज, मिडिल प्लेओलिथिक एज एंड अपर प्लेओलिथिक एज। ये अपर प्लेओलिथिक एज में जैसे ही आ रहे हैं, इस अपर प्लेओलिथिक एज में आते ही हमारा जो रूपांतरण है वो रूपांतरण मीसोलिथिक एज की तरफ हो रहा है। आखिर क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इस बाइफर्केशन को हम करते हैं? ये जो आप चेंज देख रहे हैं, प्लेओलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, इसमें हम क्या चेंजेस देख रहे हैं, जरा मैं आपको यहीं पे इस बात की जिक्र कर दूं कि किस प्रकार से ये चेंजेस हो रहे हैं और कैसे हमने इसको समझा है। देखिए आप, प्लेओलिथिक एज, सबसे पहले बात करें प्लेओलिथिक एज के संदर्भ में बात करते हैं पहले कि जब हम पुरा पाषाण काल की बात करते हैं तो वहां पर चॉपर चॉपिंग उपकरण है। चॉपर चॉपिंग, ये मैं थोड़ा सा इस बात को फिर आगे भी ले लूं, ब्लेड, फ्लेक, ये इस तरह के उपकरण हैं। कुलाड़े, गंडासे, ब्लेड संस्कृति और फ्लेक संस्कृति इस काल का एक अभिलक्षण है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं यहां पे एक बात की चर्चा करना चाहूंगा कि वो किस तरह से आ सकती है। जब हम पत्थरों की बात करते हैं तो पृथ्वी में जब हम नदी के आसपासों की बात करते हैं तो वहां पर गोल गोल पत्थर पाए जाते हैं। जब इन गोल पत्थरों को काटा जाता है ऐसे करके, तो ये वाला जो पार्ट है ये कोर उपकरण कहलाता है। कोर उपकरण, कोर टूल्स। और जो ये साथ में पार्ट बना वो है फ्लेक उपकरण। तो फ्लेक उपकरण है, ब्लेड उपकरण है। आप देखेंगे ये हमारी सभ्यता के विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलक्षण रहा, चरण रहा कि हमारी यहां सभ्यता का जो विकास है पूरी दुनिया में वो नदियों के आसपास हुआ। इसीलिए हमने नाम दिया रिवर वैली सिविलाइजेशन, नदी घाटी सभ्यता। और नदियों के आसपास में इस तरह के पत्थर, क्योंकि ये रगड़ रगड़ कर पत्थर आते थे, इसलिए गोल पत्थर मिलने के चांस ज्यादा हो जाते थे। आज भी आप देखेंगे ये गोल पत्थर आपको आज भी नदियों के आसपास
दिखाई देंगे। और जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो बच्चे जो गुलाल चलाते हैं वो भी इस तरह के पत्थरों का उपयोग करते हैं। तो वो जो आदि मानव का लक्षण है वो अभी तक हम अपने आसपास में देखते हुए चलते हैं। अब जब हम वापस अपने बिंदु पर चलते हैं कि मैं बात कर रहा था कि किस प्रकार से मेसोलिथिक काल में कैसे रूपांतरण होता है। तो ये जो पत्थरों का परिप्रेक्ष्य है, ये पत्थर किस तरह से चेंजेस होते हैं इनमें। जब हम मेसोलिथिक काल में आते हैं तो मेसोलिथिक काल में माइक्रोलिथ उपकरण बनने लगे। माइक्रोलिथ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोलिथ क्या है? माइक्रो और लिथ, ये आरएस मेंस के एग्जाम में भी 2-3 बार पूछा गया है। माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म, लिथ मतलब पत्थर का टुकड़ा। इसीलिए आप सब जगह देख रहे हैं, यहां भी देखिए लिथिक है, यहां भी लिथिक है, यहां भी लिथिक है, पत्थर का टुकड़ा। तो माइक्रोलिथ कल्चर, अब आपसे प्रश्न पूछा जाए अगर कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति या कौन सा काल माइक्रोलिथ संस्कृति का काल रहा, वो काल क्या हो जाएगा? मेसोलिथिक पीरियड का। जब आ जाएगा कि कौन सा ब्लेड संस्कृति का काल रहा, कौन सा फ्लेक संस्कृति का काल रहा, तो ब्लेड और फ्लेक अभी आपको मैं बता चुका हूं ये किस तरह से विकसित हुए। अब जब ये माइक्रोलिथ का रूपांतरण, माइक्रोलिथ पत्थर जो है ये एक्चुअली मैंने आपको बताया ये बीच का काल है। नियोलिथिक में एक खास चेंज आता है, इसकी चर्चा हम बाद में भी करेंगे। यहां पर पत्थरों के क्षेत्र में क्रांति आ गई। पत्थर के उपकरण और औजार बनाने में, उनके टूल्स डेवलप करने में एक रिवॉल्यूशन आई, इसीलिए उसको हम नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। यहां पत्थर पैने बनने लगे, यहां पत्थर धारदार बनने लगे, यहां पत्थर पॉलिश युक्त बनने लगे, इसलिए यहां पे एक रिवॉल्यूशन आ जाती है। तो एक बेसिक चेंज तो हम ये देखते हैं। दूसरी बात हम ये देखना चाहेंगे इसमें कि और क्या परिवर्तन होते हैं। जरा आप ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया एक तो इकोलॉजिकल चेंजेस हुए, इकोलॉजिकल तापमान में परिवर्तन, वर्षा और जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस आते गए, और इसलिए हमारा जो मानव का जो एक तरह से विकास का क्रम था वो धीरे धीरे उसके पक्ष में होने लगा, जबकि पहले उसकी कंडीशन एडवर्स हुआ करती थी। अब एक बिंदु करते हैं, हम आग की बात करते हैं। आग तब से लेकर के और आज तक हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में तो आग को अग्निदेव के रूप में कहा गया। हमारी जो संस्कृति है उसमें अग्निदेव का कंसेप्ट आता है। ऋग्वेद में तो ये द्वितीय नंबर का महत्वपूर्ण देवता दिखाई देता है हमको। तो आग के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया पिलियोलिथिक काल के तीन चरण हैं। पहला लोअर, फिर मिडिल, फिर अपर। तो ये जो आग है इसकी जानकारी अपर काल में हो गई थी, यानी जानकारी तो पिलियोलिथिक काल में हो गई, लेकिन ये इसका प्रयोग अगर ज्ञान की बात करें तो ये पिलियोलिथिक काल में है। अगर अनुप्रयोग की बात करें, तो ये मेसोलिथिक काल में आती है। सेम यही बात है खेती की जानकारी, कृषि की जानकारी, मतलब कृषि होते हुए देखना, या कोई चीज जंगल में उग गई, इसके बारे में इनको मेसोलिथिक काल के लास्ट में पता लगने लगा था। लेकिन कृषि करने का जो एक तरह से स्थायी कृषि, स्थायी ऑब्लिक अस्थायी कृषि, ये नियोलिथिक काल में आई। और हम सब जानते हैं कि एक बात जब हम आग से शुरू करते हैं कि आग अपने आप में आपके और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आप गौर कीजिए, विशेष रूप से उन स्थानों पर जो ठंडे प्रदेश थे, उत्तरी चाइना की बात करें, नॉर्दर्न यूरोप की बात करें, जहां बहुत ठंड तब भी पड़ती थी, आज भी पड़ती है। तो जिन इलाकों में ठंड पड़ती थी वहां पर आग ने मानव के लिए एक बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम का काम किया, उसकी बॉडी को फेवरेबल बनाने के लिए। एक बात। दूसरी बात, आग से एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई कि जो उसके आसपास के एरिया थे, आसपास जहां पे वो रह रहा है, वो एरिया प्रोटेक्टेड हो गया जंगली जानवरों से।
आप और हम सब जानते हैं इस बात को कि जंगली जानवर आज भी जब हम बात करते हैं तो वो आग से डरते हैं। इसलिए आग ने मानव की संभावना को और विकसित कर दिया। तो आग आई मीसोलिथिक काल में। मैंने आपको बताया कि पत्थर कौन सा आया, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ संस्कृति, सूक्ष्म पत्थर बनने लगे, छोटे छोटे। एक्चुअली क्यों बने, कैसे बने, इसका थोड़ा मैं विकास क्रम आपको बता देता हूं कि पत्थरों के उपकरणों का विकास क्रम किस तरह से डेवलप होता है। वो ये कि जब हम पत्थरों को से औजार बनाने लगे, हथियार बनाने लगे, उनके टूल्स बनाने लगे, तो शिकार करने के लिए मूल रूप से इनका इस्तेमाल किया गया। क्योंकि मैंने पहले बताया था पिछली क्लास में कि मानव का जो तौर तरीका था, उसकी जो इकोनॉमी का सिस्टम था, अर्थव्यवस्था का जो तरीका था, वो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग टाइप था। जब हंटिंग एंड फूड गैदरिंग का मतलब होता है कि कोई भी खाने पीने की चीज इकट्ठा करना। आपने कंदमूल फल इकट्ठा कर लिए, वो खाना शुरू किया, आपने खरगोश मार लिया, आपने कोई जंगली जानवर मार लिया, तो ये हंटिंग एंड फूड गैदरिंग है। अब हंटिंग करने के लिए आपको कोई हथियार औजार चाहिए, जो कि फिजिकली मानव ऐसा साउंड नहीं था, ऐसा ताकतवर नहीं था जैसा शेर है। आप आज की डेट में भी एक मानव की तुलना अगर किसी जंगली जानवर से करें तो फिजिकली हम बड़े कमजोर होते हैं। तो हमारे पास दिमाग था, इसलिए बनाया गया औजार, हथियार। तो ये जो माइक्रोलिथ थे, क्योंकि हमें ऐसे बहुत से प्रमाण मिले हैं जहां पर जानवरों की बॉडी पर ये माइक्रोलिथ चिपके हुए हैं, उनकी हड्डियों पर। इसका मतलब उन माइक्रोलिथ से जानवरों को मारा जाता था। कलेक्टिव हंटिंग, पहले कलेक्टिव नहीं होती थी, बाद में हंटिंग का स्वरूप कलेक्टिव भी होने लगा कि किस तरह से उनको जानवरों को घेर कर मारा जाए। तो ये कंटिन्यूअसली मानव ने इस चीज को डेवलप किया। अब एक बात ये आई कि जब ये पत्थर के प्रयोग इस तरह से होने लगे, उसके बाद मैंने आपको खेती की बात की। एक चीज और थी, उसको कहते हैं पशुपालन। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पर एनिमल हस्बेंड्री शुरू हो गई, पशुपालन शुरू हो गया। लेकिन इस पशुपालन को स्थायी बनाने का काम नियोलिथिक काल में, यानी नवपाषाण काल में शुरू होता है। और एक बात और, आवास। मैंने पहले भी चर्चा की थी, मानव की 3 बेसिक नीड्स होती हैं, प्राइमरी नीड्स इनको बोलते हैं, मूलभूत आवश्यकताएं मानव की या किसी भी जीव की क्या होती हैं। तो मैंने आपको कहा फूड, सेक्स एंड शेल्टर। फूड यानी अपने शरीर को जीवित रखना, उसको कंटिन्यूएशन में रखना, और सेक्स यानी अपने जैसे जीव को उत्पन्न करना, और शेल्टर मतलब अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढना। तो आवास उसके लिए सबसे सेफ जगह होगी। तो आवास की स्थिति यहां पर आती है। तो जब हम अपने यहाँ पे राजस्थान में भी बागौर को देखते हैं तो वहां पर झोपड़ियों के चिन्ह कई जगह मिलते हैं, झोपड़ियों के अवशेष मिलते हैं। जो पुरातात्विक खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों में हमें इस तरह के अवशेष नजर आते हैं। लेकिन जब हम इसी काल से नवपाषाण काल में जंप करते हैं, तो उस नवपाषाण काल में हमें आवास कलेक्टिव मिलने लगते हैं। यानी इस काल तक आते आते ये आवास गांव में तब्दील हो गए, इनका रूपांतरण गांव के रूप में हो गया, छोटे छोटे गांव बसने लगे। और जब ये छोटे छोटे गांव बसने लगे तो यहीं से हमारी सभ्यता का प्रारंभिक जो सेटलमेंट है, दरअसल इस सेटलमेंट का संबंध इस खेती से रहा। आप और हम सब जानते हैं, जब तक खेती नहीं है तो इंसान नोमैडिक लाइफ जीता रहा। नोमैडिक लाइफ मतलब वो घुमंतु जीवन जी रहा है। लेकिन जैसे जैसे खेती सामने आई, उदाहरणार्थ आपने गेहूं की खेती की, जौ की खेती की, या कोई भी अपने 9 प्रकार की फसलों का उल्लेख उस काल में आर्कियोलॉजिकली आता है। अगर आपने खेती की है तो आपको वहां पर स्थायी रूप से बसना पड़ेगा, क्योंकि आपको खेती का प्रोडक्शन करना है, फसलों का प्रोडक्शन करना है, उसको संरक्षण देना है, उसको खाद बीज पानी देना है। तो खेती के संदर्भ में हमारे लिए जरूरी हो जाता था कि वहां पर हम स्थायी जीवन करें। तो जब स्थायी जीवन होगा तो गांव बसाना पड़ेगा। गांव बसेगा तो एक गांव बसा, दूसरा गांव बसा, तीसरा गांव बसा, और इन गांवों का रूपांतरण धीरे धीरे अर्बन कल्चर की ओर चला गया। इसीलिए हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की पृष्ठभूमि में सबसे पहले हमें नवपाषाण कालीन गांव दिखाई देते हैं। उत्तर पश्चिम जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के उन क्षेत्रों की, चाहे हम मेहरगढ़ की बात करते हैं, चाहे अपने यहाँ हम कालीबंगा, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, उनमें सबसे पहले इसी प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ और धीरे धीरे इसका रूपांतरण हो गया नवपाषाण काल के रूप में। तो ये तीनों में बेसिक डिफरेंस था,
ये तीनों में बेसिक डिफरेंस था। इस डिफरेंस को एक बार आप फिर समझ सकते हैं कि मेसोलिथिक, सबसे पहली बात, क्योंकि हम पत्थरों के आधार पर विभाजन कर रहे हैं, पत्थर, पाषाण, पाषाण के टूल्स, पाषाण के उपकरण, पाषाण के औजार, इनकी क्या प्रकृति थी, इनका क्या टेक्निक थी। अब एक बात और आई है, वो बात ये है कि पढ़ने के तरीके, समझने के तरीके में जब वेस्ट वाले लोगों ने यहां पर काम किया 19th सेंचुरी में, तो उन्होंने फ्रांस की, इंग्लैंड की, यूरोप के अन्य जो तकनीकें थी उनके आधार पर भारतीय सभ्यता को पढ़ना शुरू किया, भारतीय इन साइट्स को पढ़ना शुरू किया। तो इसीलिए पे अबेलियन संस्कृति की बात आती है, मसूरियन कल्चर की बात आती है। इस तरह से उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नामकरण किए, वो भारत के संदर्भ में भी उनको यूज करना शुरू किया। अब इस तरह से हम इन तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इतिहास में जब हम कोई भी इतिहास की चीज पढ़ते हैं तो उसमें एक काल विभाजन सबसे पहले आवश्यक हो जाता है। जब वो काल विभाजन है तो आपको सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से समझना पड़ेगा कि इस काल विभाजन का हमारे पास आधार क्या है। तो आधार देने के लिए हमने इतनी सारी बातें यहाँ पे बताई हैं। अब ये बात सारी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि हमारे पास असर्शन रीजन के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो यूपीएससी के मेन जो फोकस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो इस फॉर्मेट पे बनते हैं। इसलिए नॉर्मली अगर आप छोटे दूसरे तरह के एग्जाम्स देखें तो वहां पर आएगा कि मध्य पाषाण काल की निम्नलिखित में से साइट है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि बागौर, बागौर कहां स्थित है, बागौर निम्नलिखित में से कौन सी साइट है, तो ये मेसोलिथिक काल की साइट है। तो ये एक छोटे एग्जाम में आने वाला सवाल है। लेकिन जब हम यूपीएससी टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वो इस पर बेस्ड एनालिटिकल पार्ट बनेगा, और यहां मेंस में भी इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसकी राइटिंग स्किल्स डेवलप करके तब हम बात इस तरह से इसको डेवलप करेंगे। अब नेक्स्ट जरा इसी बात को आगे बढ़ाएं। ये मैंने आपको बताया कि जब हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं, ये आप देख रहे होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से ये देखिए बोज बनाना, एरोज बनाना, हंटिंग बोट्स बनाना फिशिंग के लिए। ये आप देख रहे हैं सामने पानी है, ये लोग बोटिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सामने ये व्यक्ति बोट बना रहे हैं। प्रतीकात्मक चित्र है, ऐसा नहीं कि उन्होंने इस काल में कोई चित्र ले लिया होगा, ये प्रतीकात्मक चित्र है। ये बोट बना रहा है व्यक्ति, और ये आप देख रहे हैं कुछ झोपड़ी नुमा आकृतियां मिली हुई हैं, ये कुछ धनुष्मान टाइप की चीज बना रहे हैं। तो ये टूल्स बना रहे हैं, ये औजार बना रहे हैं, ये बोट बना रहे हैं, और ये झोपड़ियां बना रहे हैं। इसलिए हमने सबसे पहले टाइटल इसका मेसोलिथिक का यहीं से लिया है। तो ये मेसोलिथिक काल यानी मध्य पाषाण काल के रूप में हम देखते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक का काल इसका मोटे तौर पर माना जाता है। टाइम के पीछे बिल्कुल मत जाइएगा, अब इस तरह का प्रश्न नहीं आता, और खास करके यूपीएससी के एग्जाम्स में नहीं आता, क्योंकि टाइम को लेकर के ये टेंटेटिव है। ये एक तरह से अगर हमने कुछ यहाँ पर कहा है तो हो सकता है कोई दूसरा जो स्कॉलर है वो कुछ और बात कहे, या यूरोप का कोई स्कॉलर कोई और ढंग से बात करे, लेकिन जो मूल विशेषताएं हैं, उसके फीचर्स हैं, वो फीचर्स हमें जरूर दिखाई देते हैं। तो ये जो आदमी है, ये आदमी आपको एक झोपड़ी बनाता हुआ, आप जानते हैं कि कोई भी हम झोपड़ी बनाते हैं तो उसको पहले हमको स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, जो लकड़ी की बल्लियां हैं वो लगानी पड़ेंगी, उनको बांधे किस तरह से, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये हमको मेसोलिथिक काल का लक्षण दिखाई देता है। मैंने आपको बताया था कि ये मेसोलिथिक जो है, इस मेसोलिथिक का मीनिंग क्या है। मीजो और लिथिक, लिथिक मतलब पत्थर, मीजो मतलब बीच का, मिडिल। तो लगभग ये बीच का जो पार्ट है, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच का जो पार्ट है, उसको हम क्या कह रहे हैं, मध्य पाषाण काल कह रहे हैं। तो ये हो गया क्या, लिथोज यानी स्टोन, स्टोन का टुकड़ा। तो मेसोलिथिक काल एक ऐसा काल है जो एक संक्रमण का दौर है, जो एक रूपांतरण का दौर है, जब व्यक्ति इन दोनों कालों के बीच में है, जब मानव इन दोनों कालों के बीच में है, तो हम उसको मेसोलिथिक एज या मेसोलिथिक कल्चर के अंतर्गत ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, जो बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब व्यक्ति मेसोलिथिक काल में था तो उसने कुछ सोसाइटी फॉर्म करनी शुरू की। सबसे पहले जब हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहास अपने आप में सोशल साइंसेस के सभी विषयों की मां है, क्योंकि हम सभी विषयों का कोई इतिहास देखते हैं। तो जब हम समाज की बात करते हैं, पास्टोरल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और इस तरह की बात भी कर रहे हैं कि क्या इस तरह का कोई संगठन हमें दिखाई देता है। तो जब हम जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कुछ जगहों पर, जब हम
होमो इरेक्टस का एडवांस फॉर्म देखते हैं तो वहां पर एक प्रमाण ये भी मिलता है कि एक कब्र जो दफनाई गई है उस कब्र के साथ कुछ सामान रखा हुआ है। ये बात ये इंडिकेट करती है कि उस मानव ने या तो ये सोचा कि इस कब्र के भीतर कभी अगर ये आदमी जिएगा तो इसको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, या हो सकता है इसमें रीबर्थ का कोई कंसेप्ट आया हो, या हो सकता है उसने कुछ रिचुअल कंसेप्ट डेवलप कर दिया हो। इससे पहले रिचुअल कंसेप्ट नहीं था। तो ये कंसेप्ट जो डेवलप हो रहे हैं ये इनको हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये मेसोलिथिक काल में डेवलप हो रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सारे मेसोलिथिक काल का एक्टिविटीज का रूप हम देख रहे हैं। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि किस तरह से पत्थरों को तोड़ करके, देखिए साधारण रूप से जब मैंने शुरू में आपसे कुलाड़ा शब्द का इस्तेमाल किया था, गंडासा शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको हम चॉपर चॉपिंग कल्चर कहते हैं। चॉपर चॉपिंग कल्चर गंडासा एवं खंडक उपकरण, जो कि भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रही पिलियोलिथिक काल की, और ये मेसोलिथिक काल में भी चलता रहा। लेकिन जब हम इनको बनाने की प्रक्रिया देख रहे हैं, आप देखिए कुल्हाड़े का मतलब और गंडासे का मतलब जो आज के युग में हम समझते हैं कि कुल्हाड़ा मतलब उसके साथ कुछ हत्था होगा, इसमें हत्था कुछ भी नहीं है। देखिए हाथ से पकड़ा हुआ इस व्यक्ति ने, ये हाथ से पकड़ा हुआ है, और ये हाथ से पकड़कर काम कर रहा है। अर्थात जब ये व्यक्ति, ये मानव इन उपकरणों का प्रयोग कर रहा होगा तो इसको बहुत ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और साथ में इसके हाथ लहूलुहान भी होंगे और हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पत्थर से हमारे औजार बनाने की प्रविधि है। अब आप देखेंगे कितने तरह के मेसोलिथिक एज में टूल्स मिल रहे हैं। ये सभी टूल्स उस पीरियड के, उस मेसोलिथिक पीरियड के हैं, जिनको मैंने आपको शुरू में बताया था कोर उपकरण। कोर उपकरण जो सबसे अंदर का ठोस उपकरण है, चीजल्स है, नाइफ्स है, ट्रायंगल्स है, ब्यूरिन है, डैगर है, पॉइंट्स है, जो भेदक उपकरण है, भेदक। इस तरह से यहां पर इस पीरियड में बहुत से टूल्स हमको डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। और मैंने एक बात आपको यहां पे बताई थी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह आएगी, ये माइक्रोलिथ कल्चर है। माइक्रोलिथ, यहां तक कि अब राजस्थान में बागौर से लेकर के बेड़च नदी और लूनी नदी, इनके आसपास में भी हमको माइक्रोलिथ के अभी पिछले 10 सालों में हमें बहुत से प्रमाण मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस दिशा में बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अब हम इसके बाद देख सकते हैं, ये आपको मैं उसी चित्र की बात कर रहा था, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अस्थायी झोपड़ियां बनानी शुरू की और किस तरह से आग का प्रयोग करना शुरू किया। ये आप देख रहे हैं आपके सामने, आग का प्रयोग करना। हालांकि हम इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हमें बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात को हम समझते हैं कि आग का प्रयोग करना और पहिए का प्रयोग करना लगभग जो कुम्हार की चाक होती है वो लगभग इस काल में कभी हुआ होगा, ऐसी मान्यता है। और आप देख रहे हैं ये हंटिंग करके जानवरों को लेकर आ रहे हैं। तो हंटिंग, अभी आप देखिए कि अभी यहाँ खेती नहीं हो रही है, अभी यहाँ खेती नहीं है। अगर कहीं कुछ है भी तो जंगली खेती है। यहाँ जंगली खेती और हमारी खेती में सामान्य डिफरेंस ये है, खेती हम उसको तब मानेंगे जब हमने कोई बीज बोया, हमने धान का बीज बोया, हमने गेहूं का बीज बोया और उससे हमने उसको कल्टीवेट किया, उससे हमने उसको उपज पैदा की। लेकिन जब माना स्वाभाविक रूप से हो रहा है, जैसे मैं बेलन घाटी के कुछ जगहों की बात करूं, वहां पर जंगली धान के प्रमाण मिलते हैं। आप देखेंगे कि कुलडी हवा, चौपानी मांडो, ये ऐसी जगह है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बेलन घाटी के क्षेत्र में, जहां से जंगली धान के प्रमाण मिले हैं। हमारे एक संस्कृति में ये जो सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी और एनपीएससी में, कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले धान के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो इसका आंसर बेलन घाटी है या चौपानी मांडो और कोल्डी हवा है। अगर हमसे पूछा जाए कि चावल के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो चावल के प्रमाण गुजरात से मिलते हैं, और वो भी सिंधु घाटी तक आते आते। चावल और धान, चावल जब अपने खोल में होता है तो उसको हम धान कहते हैं, पैडी कहते हैं। जब उस खोल को निकाल दिया जाता है तो वो चावल का उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस चावल को हम और आप खाते हैं। तो खेती परमानेंट इस काल में कहीं नहीं दिखाई दे रही है। इस चित्र में, चित्रों के माध्यम से समझने से याद जल्दी होता है। अब ये आप देख रहे हैं, ये हंटिंग शुरू हो गई है, और ये भी हंटिंग किस तरह की है, आप देख रहे हो, कलेक्टिव हंटिंग है। इस कलेक्टिव हंटिंग के माध्यम से
आप देखिए कितना अजीब सी बात है, कितनी एक विलक्षण बात है कि मानव फिजिकली इतना कमजोर था कि वो छोटे छोटे जानवरों से डरता था, लेकिन जब उसके पास देखिए औजार आ गए तो आप कुछ टाइम के बाद वो शेर का और हाथी का भी मुकाबला करेगा। तो ये आप उसकी कलेक्टिव हंटिंग की कला को देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके मेसोलिथिक की साइट्स को देख लूं एक बार। ये मेसोलिथिक साइट्स हैं, फिर हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे। एक बार इसके देखिएगा आप, ये सामान्य जब हम इंडिया के संदर्भ में बात करते हैं तो जो मेसोलिथिक काल की जो स्थल है मोटे तौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, या इसको हम बेलन घाटी क्षेत्र भी कह देते हैं। इनकी थोड़ी सी हम डिटेल में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। जब हम गुजरात में बात करेंगे तो लंगनाच एक जगह है। जब हम राजस्थान में बात करते हैं तो एक जगह आती बागौर। इसके अलावा जो कर्नाटक वाला एरिया है, इस कर्नाटक वाले एरिया में हमें बहुत सी साइट्स मिल गई हैं। और पिछले 20 साल में क्योंकि भारत में आर्कियोलॉजिकल टेक्निक थी वो बहुत तेजी से डेवलप हुई हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत से पाषाण काल के उपकरण और पाषाण काल के स्थल ढूंढे गए हैं। आप लोग इसके रेफरेंस के लिए आप एक चीज देख सकते हैं, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से आप देखें और वहां पर आपको पूरे भारत में अलग अलग कालों के पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या क्या है, उनकी पूरी लिस्टिंग मिलेगी, उनसे क्या क्या मिला है और वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। हम जब यूपीएससी में क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वहां पर हम ऑथेंटिक सोर्स जो है इसी पार्ट को मानते हैं। और इसके माध्यम, क्योंकि मैं जैसा कि आपको बताया कि पिछले कुछ दशकों में टेक्निक्स डेवलप हुई, मूल रूप से जो ये पार्ट था, कनिंगम एक ब्रिटिश स्कॉलर थे और एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको भारत में पुरातत्व का पिता कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब हमारे पास बहुत तरह के उत्खनन शुरू हुए, जरा मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लूं कि जब उत्खनन शुरू हुए तो उत्खनन बेसिकली 1850 के बाद शुरू हुए, यानी ऑलमोस्ट 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में उत्खनन प्रारंभ हुए और शुरू में, क्योंकि आपको अगर ध्यान है कि 1921 और 1922 के आसपास सिंधु सभ्यता की खुदाई भी, लेकिन 1853 के आसपास 1850 ऑनवर्ड्स ये जो पाषाण काल की जगहें थी ये खोजी जाने लगी थी। अब इसमें प्रश्न की प्रकृति क्या क्या बनती है, जरा थोड़ा सा वो पढ़ ले, हम एक बार उसको एक बार समझ लें, क्योंकि इसको हम जोड़ेंगे कि ये पीछे से किस तरह से इसको लिया जाए। जैसे एक तो मैंने आपको बताया इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं, एक प्रश्न ऐसे बनेंगे जैसे उदाहरणार्थ पल्लवरम, टी नरसिंहपुर, भीमबेटका, चौतरा, एक ग्रुप ये है, इसको सुमेलित करना है। बी लिस्ट में हमारे पास इनके स्थान दिए हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश, इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक जैसा हो जाएगा नहीं तो बागौर कर दें इसको। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कश्मीर वैली,
तमिलनाडु और राजस्थान। प्रश्नों की प्रकृति के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं। हम जरा इस बात को थोड़ा समझे। अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट प्रश्न आता है, अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट प्रश्न आता है तो वन बाय वन हम इसको देख सकते हैं कि आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि चौतरा निम्नलिखित में से कहां स्थित है। आपके पास ये 4 जगहें दे रखी हैं, एमपी है, तमिलनाडु है, कश्मीर वैली है, राजस्थान है। तो चौतरा बेसिकली ये सोहन संस्कृति का भाग है। सोहन संस्कृति, चौतरा सोहन संस्कृति का भाग है, इसलिए चौतरा में कहां लगेगा? कश्मीर वैली। चौतरा में लगेगा कश्मीर वैली। जब हम भीमबेटका की बात करते हैं तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। जब हम बागौर की बात करते हैं तो बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में है। और जब पलवरम की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में है। अब ये सूचियां हैं, इसके अकॉर्डिंग नीचे सूची दी होती है कि इसका एक तरह से सुमेलित कीजिए में, सुमेलित कीजिए में होता है, तो ये सुमेलित हो गया। अगर इस प्रश्न को मैं इसका नेचर बदल दूं, और इसको जरा एक बार इसका नेचर बदल के मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे नेचर बदलेगा, वन बाय वन। माना फॉर एग्जाम्पल यहां पे दे दिया राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश, भीमबेटका भोपाल, और चौतरा के लिए दे दिया आपने कश्मीर। तो इसमें यह गलत हो रहा है। तो आपके पास पूछा जाएगा निम्नलिखित में से असत्य युग्म कौन सा है। असत्य युग्म कौन सा है? तो पलवरम एक सबसे महत्वपूर्ण जगह है। ये यूपीएससी में कई बार पूछा गया है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनको सबसे पहले, ये तमिलनाडु में मद्रास के पास में एक छोटी सी जगह है पलवरम, ये यहां पे इनको एक छोटा सा एक हैंडेक्स मिला था। इसलिए दक्षिण भारत के इस पलवरम क्षेत्र को, जिसको मद्रासी संस्कृति भी कह दिया जाता है, मद्रासी संस्कृति, लेकिन ये प्लियोलिथिक काल की साइट है। एग्जाम में आपको ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, ये प्लियोलिथिक काल की साइट है। जब हम बागौर की बात करते हैं तो बागौर राजस्थान में है, बागौर राजस्थान में है, और ये मेसोलिथिक काल की साइट है। तो ये राजस्थान में होने के साथ इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहां पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यहां पे झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं, झोपड़ियां। जब हम भीमबेटका की बात करते हैं कि जो कि भोपाल के पास है, यहां पे भोपाल लिख दिया गया है, वहां एमपी लिखा है, तो इसलिए यहां पे मैंने आपको बताया था यूपीएससी के प्रश्नों के केस में मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर पर टिक करना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट, क्योंकि यहां एमपी है। ये अगर हम प्रश्नों की भ्रांतियों की बात करें या ये बात करें कि भाई ये तो गलत है प्रश्न, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है तब भी सही है, भीमबेटका भोपाल के पास में तो भी सही है, रायसेन आ जाएगा तो भी सही है। तो एप्रोप्रिएट आंसर, तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को यहां पर पल्लवरम में एक हैंडेक्स मिला। और इसी तरह से जब हम भीमबेटका की बात करते हैं तो इसको थोड़ा ढंग से समझिए हम, भीमबेटका में हमें क्या क्या मिला है। ये सबसे महत्वपूर्ण साइट है, और इसमें एक बात ये आती है, भीमबेटका एक साइट और है यहां पे एमपी में, जिसको हम आदमगढ़ कहते हैं, या ये जगह जो फेमस है वो फेमस है रॉक पेंटिंग के लिए। रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। रॉक पेंटिंग मतलब गुफा चित्रकला। आज भी अगर आपको वहां पे जाने का मौका मिले तो नर्मदा नदी वहां से कुछ दूरी पर है। जब आप भोपाल से आगे बढ़ेंगे, इस जगह पर पहुंचेंगे भीमबेटका में, तो यहाँ चट्टाने हैं बेसिकली, और उन चट्टानों के भीतर जहां शेल्टर्स हैं, उन शेल्टर्स में आपको अलग अलग तरह के पशु पक्षियों के चित्र हैं, पशु चित्रण, हंटिंग शिकार चित्रण,
क्योंकि मेसोलिथिक काल तक जो जीवन था वो जीवन एक तरह से यूं कहें कि वो जीवन इस प्रकार का था कि जिसमें हंटिंग एक मेजर प्रोफेशन हुआ करता था। तो रॉक पेंटिंग में हमें ये सब चीजें दिखाई देती हैं। अब एक बार यहां पे आप वापस देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं रॉक पेंटिंग, ये भीमबेटका मध्य प्रदेश, और ये रॉक शेल्टर्स हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली एएसआई द्वारा संरक्षित है अभी, और ये चट्टानों के भीतर ये चित्र बने हुए देख रहे हैं आप, ये दूर से नजर आ रहे हैं, चट्टानों के भीतर चित्र बने हुए हैं, और इन चित्रों में अलग अलग पशुओं के, ज्यादातर पशुओं के चित्र हैं, ज्यादातर हंटिंग के चित्र हैं। चित्रकला का ये प्राचीनतम नमूना है, और ये इस वक्त एक सांस्कृतिक रूप से संरक्षित धरोहर है हमारी, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में है। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये भी एक हंटिंग का चित्र है। अब ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम इस काल के जो मेसोलिथिक काल है उस काल की जो भी जगहें हैं, जैसे वन बाय वन आप देख सकते हैं। बागौर मैं बता चुका हूं राजस्थान में है, आदमगढ़ एमपी में है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास। और ये विंध्याचल क्षेत्र है, विंध्याचल क्षेत्र यानी यूपी का एक हिस्सा, जिसको हम ये कहते हैं कि प्रतापगढ़ है, इलाहाबाद है, उसके आसपास के जो जिले हैं उनको लिए कहते हैं बाघौर। अभी मैंने चौपानी मांडो का जिक्र किया था कि जहां से हमको जंगली धान के प्रमाण मिले हैं। सराय नहर राय, यहां से हमको चूलों के प्रमाण मिले हैं। सराय नहर राय में हमें 12 तरह के चूलों के प्रमाण मिले हैं। और एक बात और, यहाँ पे जो व्यक्तियों को दफनाने की प्रक्रिया है वो भी पास में दिखाई देती है। तो जब चूल्हे मिल रहे हैं, तो इस बात का प्रमाण है कि इसका मतलब इस काल में भोजन को पकाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी तरह से एक जगह आ रही है महदहा, महदहा, दमदमा, ये सब ईस्टर्न यूपी के पार्ट है। बीरभानपुर ये बंगाल में है। इसके अलावा अब लेटेस्ट अब स्थिति यह है कि भारत में जहां भी नदियां हैं उन नदियों के आसपास में हमें मेसोलिथिक काल के प्रमाण मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। हमारे अपने राजस्थान में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लूनी नदी देख रहे हैं आप, तिलवाड़ा। तो लूनी नदी के बेसिन पर आपको खूब सारे ऐसे पुरातात्विक स्थल मिल रहे हैं। अपने यहाँ बूढ़ा पुष्कर, ये पुष्कर के पास में है, ये राजस्थान में। तो जहां जहां आप देख रहे हैं कि नदियों का सेटअप जहां जहां पर है वहां पर हमें मेसोलिथिक साइट्स इंडिया में मिल रही हैं। अब एक चीज देखते हैं कि जब हम न्यूलिथिक काल से, ये वही जगह है जो मैं आपको चर्चा कर रहा था कि किस तरह से ये भीमबेटका, ये आदमगढ़, ये साबरमती के किनारे भी कुछ जगह मिली हैं, लूनी नदी के आसपास कुछ जगह मिली हैं। अपने राजस्थान में गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे कुछ जगह मिली है। राजस्थान में डीडवाना, जायल, बूढ़ा पुष्कर, लूनी रिवर के आसपास का क्षेत्र, इन सब जगह से हमें पूरे प्रमाण ये मिल रहे हैं। यहाँ जब हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो यहाँ नेवासा है, इनाम गांव है, बोरी है, और ये सारी जगह हैं जहां पर मेसोलिथिक काल के हमें प्रमाण मिल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का एरिया, यहाँ से भी मेसोलिथिक काल के प्रमाण हैं। और इसी तरह से हम अब पिछले कुछ दशकों से और कुछ वर्षों से जो ये ब्रह्मपुत्र वैली है, इस ब्रह्मपुत्र वैली में भी मीचामगरी एक जगह है, यहाँ पे एक प्रमाण मिले हैं इसके भी। और इस प्रकार से हमें मध्यकाल में अनेक, मध्यकाल न कह करके मेसोलिथिक काल कहूंगा तो ज्यादा बेटर होगा, ये प्रमाण हमें अनेक जगहों से मिलते हैं। इस प्रकार से जो मेसोलिथिक काल है एक महत्वपूर्ण काल है, और धीरे धीरे इस मेसोलिथिक काल का ही जो रूपांतरण है, ये जो रूपांतरण है, ये रूपांतरण हमें होने लगता है कि मध्यकाल यानी कि मेसोलिथिक काल, पिलियोलिथिक काल, फिर मेसोलिथिक काल, फिर नियोलिथिक काल, और फिर चेल्कोलिथिक काल। तो इसका रूपांतरण होने लगा है। आप देख रहे हैं कि अब जानवरों को पालतू बनाया जाना, कृषि करने की प्रक्रिया प्रारंभ होना,
परमानेंट सेटलमेंट्स आना, ज्वेलरी डिजाइन होना, रिलीजन के कंसेप्ट डेवलप होना, ट्रेडिंग की तरफ बढ़ना, कपड़े बनना, क्लोथिंग्स, व्हील का विकास होना, ये इस तरह की प्रक्रियाएं हमको मध्यकाल इसमें जब हम मेसोलिथिक काल से नियोलिथिक काल की ओर रूपांतरित होते हैं तो ये सब प्रक्रियाएं हमको देखने को मिलती हैं। और इस संदर्भ में आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जो भी प्रश्न है, हाँ, यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, वो ये कि इस पीपीटी को बनाने में और इस लेक्चर को बनाने में मैंने इंटरनेट आर्काइव का इस्तेमाल किया है। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ इंटरनेट आर्काइव का। और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो अब आपने रिमार्क्स डाल सकते हैं। जिन लोगों ने पिछले रिमार्क्स डाले हैं उनका कहना था कि आप नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। बेसिकली हमारा जो ये क्लास वीडियो है ये प्योरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में केवल प्रश्न ही नहीं करने, सबसे पहले कंसेप्ट करने हैं, क्योंकि आज समझ जरूरी है, डेवलप करनी जरूरी है, क्योंकि समझ डेवलप होने से ही हम चीजों का विश्लेषण लॉजिकली कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।